हेलो गाइस, आज हमारे काइनेमेटिक्स का नेक्स्ट लेक्चर है काइनेमेटिक्स। तो हमने ग्राफ्स वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया। आज हम पढ़ेंगे इंटीग्रेशन के बारे में। इंटीग्रेशन क्या है? एक मैथ्स का टूल है जो कि हम यूज़ करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने में। फिजिक्स में मैथ्स का एक टूल है, एक तरीके से। ओके, एक मैथमेटिकल टूल है। जैसे डिफरेंशिएशन था ऐसे इंटीग्रेशन है। ओके, और इंटीग्रेशन दो टाइप का होता है, एक इंडेफिनिट और एक डेफिनेट। ओके, दो टाइप का इंटीग्रल होता है, इंडेफिनिट और डेफिनेट। तो हम आज इंटीग्रेशन के बारे में करेंगे स्टार्ट। तो सबसे पहले तो इंटीग्रेशन मतलब मैथ्स का टूल है। जैसे डिफरेंशिएशन कब आया था? डिफरेंशिएशन जब आया था जब हमें ये निकालना था कि पी क्यू था कुछ, पी और क्यू था कुछ, तो हम क्यू को पी की तरफ टेंड करवा रहे थे। तो एक एक्सप्रेशन बना था कि जो ये कौन सा ग्राफ था, बेसिकली एक्स टी समथिंग ग्राफ था। तो एक क्या बना था कि वेलोसिटी जो एवरेज होगी वो होगी आपकी कि जो डिस्प्लेसमेंट डेल एक्स डिवाइडेड बाय डेल टी सच डेट क्यू टेंडिंग टू पी। ओके, और फिर हमने कहा था इसे हम ये भी लिख सकते हैं कि डेल एक्स बाय डेल टी और यहाँ पे लिमिट टी टेंडिंग टू ज़ीरो। तो फिर इस एक्सप्रेशन को हमने बोला था कि इसे हम लिख सकते हैं डी एक्स बाई डी टी। तो ये जो डी बाई डी टी वाली टर्म थी इसे हमने बोला था ये डिफरेंशिएशन वाला फंक्शन है। तो मतलब क्या, ये यहाँ तक की तो फिजिक्स थी कि वी एवरेज जो होता है वो इसके इक्वल होता है। वी एवरेज मतलब वी इंस्टेंटेनियस इसके इक्वल होता है। तो वी एवरेज अगर ये होता है डेल एक्स बाई डेल टी, तो जब हम क्यू टेंडिंग टू पी करवा देते तो जो वी एवरेज होता है वो टेंडिंग टू वी इंस्टेंटेनियस होता है, राइट। एवरेज वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कब बनती है? जब जो मेरा क्यू पॉइंट है वो पी के जस्ट पास में होगा। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि जो डेल टी है, जो टाइम टेकन है, फिर टाइम डिफरेंस है पी से क्यू जाने में, ना के बराबर है। मतलब पी क्यू के पास कब हो, जब टाइम डिफरेंस ना के बराबर होगा। तो डेल टी टेंडिंग टू जीरो भी कह सकते हैं इसे। तो फिर इस वाले एक्सप्रेशन को हमने मैथमेटिकली अच्छे से ऐसे लिखा था कि लिमिट टी टेंडिंग टू जीरो डेल एक्स बाई डेल टी। और फिर मैंने कहा था कि इस एक्सप्रेशन को मैं डी एक्स बाई डी टी कर सकता हूँ। तो यहाँ पे हमारा डिफरेंशिएशन आया था, डिफरेंशिएटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये आया था। ठीक है, तो ऐसे हमने डिफरेंशिएशन की बात की थी। अब मैं बात करता हूँ इंटीग्रेशन कहाँ आ रहा है। तो आपको पता होना चाहिए क्यों हम इंट्रोड्यूस करें मैथ्स का ये टूल डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, कहाँ असल में हमें ज़रूरत पड़ी। तो यहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ी जब हम वेलोसिटी निकाले थे एक्स टी ग्राफ में। तो टेंजेंट आता है, ये हमें कैसे पता चला कि स्लोप ऑफ टेंजेंट आता है, वेलोसिटी जो होती है इंस्टेंटेनियस एक्स टी ग्राफ में, पोजिशन टाइम ग्राफ में क्यों आता है, वो यहाँ से हमें पता चला है डी एक्स बाई डी टी से। ओके, अब हम बात करते हैं इंटीग्रेशन की। इंटीग्रेशन कहाँ आता है? तो मैंने आपको क्या बात की थी, हमने बात की थी एक कि एरिया अंडर कौन सा ग्राफ, वी टी ग्राफ, वो क्या कहता है, हमें डिस्प्लेसमेंट देता है। ये हमने बात की थी, राइट, कि एरिया अंडर वी टी ग्राफ हमें डिस्प्लेसमेंट देता था। तो जब हमारा ग्राफ बिल्कुल सिंपल था, अगर ये मेरा वी टी ग्राफ है और जब मेरी वेलोसिटी आ रही कॉन्स्टेंट वेलोसिटी थी, ऐसे थी, तो मैं इसमें अगर t1 टाइम और t2 टाइम के बीच में अगर मैं निकालना चाहूँ तो मैं आराम से जो है एरिया निकाल सकता हूँ कि ये v समथिंग v1 कह देता हूँ अगर इसमें से, तो v1 इंटू t2 माइनस t1, तो मैं एरिया आराम से निकाल सकता हूँ, डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा वो, राइट। इसमें मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। उसके बाद अगर सेकंड केस क्या हो सकता है कि मेरी वेलोसिटी अगर ऐसे होगी, ओके, ये क्या है यहाँ पे, मतलब यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, ये क्या है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट वाला एक तरीके से वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगी, जो वेलोसिटी होगी वो कुछ स्लोप में बनती है, राइट। तो कुछ मेरी वेलोसिटी मान लो ऐसे है, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ t1 और t2 टाइम के बीच में निकालने के लिए, तो यहाँ पे भी मैं आराम से निकाल सकता हूँ ये। तो ये मेरा ये वाला एरिया बनेगा, तो ये मैं आराम से निकाल सकता हूँ। ये क्या बन गया, वो एक बेसिकली ट्रेपेजियम बन गया। तो या तो ट्रेपेजियम का एरिया निकाल लो या फिर ऐसे कर लो कि ये रेक्टेंगल प्लस ट्राइंगल का एरिया, तो मैं इस एरिया को भी आराम से निकाल सकता हूँ। तो मुझे यहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब मेरा तीसरा केस आता है जो कि यहाँ पे हम इंटीग्रेशन असल में यूज़ करते हैं। यहाँ पे जो हमारी एक्सेलरेशन होती है वो नॉट कांस्टेंट होती है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होती है, एक्सेलरेशन कुछ चेंज हो रही होती है। तो यहाँ पे जो मेरा वी टी टाइम ग्राफ बनेगा वो स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा, वो कुछ कर्व बनेगा ऐसे, ओके। तो अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ t1 और t2 के बीच का एरिया निकालने की बात करता हूँ, तो ये t1 है, ये t2 है, राइट। तो मेरा ये वाला एरिया होगा। लेकिन अब मैं इसे कैसे कैलकुलेट करूँ, समझ में आ रहा है? आप इस एरिया को कैलकुलेट नहीं कर सकते, राइट। इस एरिया को आप नॉर्मली, जैसे इसमें मैंने तो रेक्टेंगल या फिर ट्रायंगल बना के कैलकुलेट कर दिया, इससे तो नहीं कर सकते आप। चलो ये वाला एरिया कैलकुलेट कर लोगे, लेकिन आप ये वाला नहीं कर सकते, ट्रायंगल नहीं है, ये तो कुछ कर्व आ रहा है, तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे? यहाँ पे फंस जाते हैं।
ये तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बेसिकली इस एरिया को निकालने के लिए हम इंटीग्रेशन का यूज़ करते हैं, इंटीग्रेशन टूल का यूज़ करते हैं। तो कैसे करते हैं, तो मैं ऐसे कहता हूँ कि अच्छा मुझे ये एरिया निकालना है, तो मैंने कहा इस एरिया को रेक्टेंगल स्लाइड्स में डिवाइड कर लो, ऐसे इस एरिया को काफ़ी सारी रेक्टेंगल स्लाइड्स में स्लाइड कर लो। तो अब ये हर एक रेक्टेंगल का आप एरिया निकाल सकते हो, राइट। तो फिर क्या बचा, एक छोटा सा एरिया बचेगा कि अगर आप जैसे इस वाले रेक्टेंगल का एरिया निकालते हो, ये वाले रेक्टेंगल का एरिया आप निकालते हो, तो एक छोटा सा ये बचेगा जिसका आप एरिया बेसिकली, तो अगर आप इन सारे रेक्टेंगल्स का एरिया ऐड अप कर लोगे तो आपके पास जनरली वो क्या होगा, एक जो मतलब टेंडिंग टू इस एरिया के इक्वल होगा। तो ये जो एरिया अंडर द कर्व है, एरिया अंडर द ग्राफ है, एरिया अंडर द कर्व है सॉरी, वो किसके इक्वल होगा, वो सम होगा रेक्टेंगल्स का, लाइक सम ऑफ ऑल रेक्टेंगल्स। इक्वल नहीं होगा, पास जा रहा होगा, एक मतलब 10 टू कर रहा होगा, पास जा रहा होगा। लेकिन जब मैं ये नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स होंगे, नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स को मैं बढ़ा दूंगा, इन्फिनिटी की तरफ टेंड करवाऊंगा। अगर मैं इन रेक्टेंगल्स को बढ़ाता चला जाऊंगा तो आपको दिख रहा है कि ये जो छोटा सा एरिया होगा ये बहुत कम होता चला जाएगा। लाइक इसमें मैं एक और ये बना दूंगा, ऐसे एक और बना देता, तो एक ये बनता और एक ये बनता, तो समझ रहे हो कि वो एरिया डिवाइडेड हो गया। और तो मतलब जितना मैं एन को बढ़ाता जाऊंगा, नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स जो ये मैंने बनाए उन्हें बढ़ाता जाऊंगा, उतना मेरा ये दोनों जो चीज़ें हैं, एरिया अंडर द कर्व और सम ऑफ ऑल रेक्टेंगल्स का एरिया, एरिया ऑफ सम ऑफ ऑल रेक्टेंगल्स, है ना, तो वो क्या होता है, इक्वल होते जाएंगे, उतने पास आते जाएंगे, क्योंकि अभी हल्का सा इनके बीच में गैप है, लेकिन जैसे जैसे मैं नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स बढ़ाऊंगा उतना ज़्यादा ये दोनों आपस में करीब आएंगे। तो ये दोनों कब इक्वल होंगे, जब मेरा एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी होगा, तो मैं कह सकता हूँ कि ये दोनों जस्ट इक्वल ही होंगे, है ना, ये बात मैं कह सकता हूँ। तो आपको समझ में आया क्या हुआ ये, कि ये हुआ बेसिकली कि मैंने कहा कि यहाँ इस ग्राफ में अगर मुझे इस कर्व में अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ कुछ ऐसा है, मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, मुझे ऐसे में डिस्प्लेसमेंट निकालनी थी, तो मैं फंस गया, मैं ऊपर वाले मेथड से नॉर्मल एरिया नहीं निकाल सकता। तो मैंने दिमाग लगाया, मैंने कहा अच्छा इसे रेक्टेंगल्स में डिवाइड कर लो, मैं इन रेक्टेंगल्स का एरिया निकालता हूँ और मेरा आंसर आ जाएगा। लेकिन फिर किसी ने कहा अगर तू ऐसे करेगा तो लाइक एरिया जो होगा वो पास में होगा, इसके एरिया अंडर द कर्व के एग्जैक्टली नहीं होगा। तो मैंने कहा सही बात है, फिर मैंने कहा अच्छे तो रेक्टेंगल्स को और बढ़ा देता हूँ। फिर मैंने निकाला तो फिर मतलब मुझे दिखा कि जो आंसर है वो इसके पास जाता जा रहा है। तो मैं ऐसे अगर मैंने सोचा कि अगर मैं एन को इन्फाइनाइट कर दूँ, मतलब इन्फाइनाइट नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स इस एरिया के अंदर बना लूँ, तो और फिर उन सबको ऐड कर लूँ, तो मेरा जो एन है वो बिल्कुल पास हो जाएगा, 10 टू हो जाएगा, लाइक, है ना। कब होगा 10 टू, जब एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी होगा, तो सम ऑफ द रेक्टेंगल्स, सम ऑफ द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल्स किसके इक्वल होगा, एरिया अंडर द कर्व के इक्वल होगा। तो पहली बात तो ये समझानी चाहिए। अब बेसिकली मुझे एरिया अंडर द कर्व निकालना है, तो मुझे इन सबके रेक्टेंगल्स का सम निकालना है सच दैट कि एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी हो। तो जो डेल एक्स होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, वो किसके इक्वल होगा, डेल एक्स वन प्लस डेल एक्स टू प्लस डेल एक्स थ्री प्लस ऐसे चलते चलते प्लस डेल एक्स एन, इन सब के इक्वल होगा 1 से लेके एन तक, जहाँ पे मेरा जो एन है वो टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, ठीक है ना। जो टोटल एरिया होगा, डेल एक्स बोले तो डिस्प्लेसमेंट, वो किसके इक्वल होता है, टोटल एरिया के इक्वल होता है, तो वो किसके इक्वल होगा, इन सब रेक्टेंगल्स के सम के, कि x1 अगर पहला रेक्टेंगल है, x2 अगर दूसरा रेक्टेंगल है, x3 अगर तीसरा रेक्टेंगल है, कितने रेक्टेंगल लिए मैंने ऐसे करके n नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स लिए, और फिर मैंने क्या कहा, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। तो यहाँ तक सबको समझ में आनी चाहिए पहले तो बात। ओके, तो ओके, सो जो हमारा डेल एक्स आया, वो आया हमारा v1 इंटू डेल t1 प्लस v2 इंटू डेल t2, राइट। ये कहाँ तक जा रहा है, प्लस का प्लस ही जा रहा है, सम वी एन इंटू डेल टी एन तक जा रहा है, वेयर जो मेरा एन है वो टेंडिंग टू इनफाइनाइट है। ये समझ में आता है कि जो मेरा डेल एक्स आया वो किसके इक्वल था, डेल एक्स वन प्लस डेल एक्स टू प्लस डेल एक्स थ्री के इक्वल था, उसे मैं किसके इक्वल कर सकता हूँ, डेल एक्स वन किसके इक्वल होगा, वी वन इंटू डेल टी वन के इक्वल होगा, तो ऐसे वी टू इंटू डेल टी टू, तो ये फाइनली मेरा आएगा वी एन इंटू यहाँ तक आ जाएगा, इन सबका समेशन आएगा। तो इसे मैं और दोबारा से अगर मैं लिखता हूँ तो डेल एक्स मेरा किसके इक्वल होगा, डेल एक्स मेरा इक्वल होगा समेशन ऑफ, और एक आप ये बात समझो कि जो इसी केस में जब हमने इसे एन इंटरवल्स में डिवाइड किया, तो जो टाइम ये डेल टी वन होगा या फिर जो ये डेल टी टू होगा या फिर कोई भी डेल टी आई मतलब कोई भी 1 से लेकर एन तक कुछ भी हो सकता है आई, वो क्या होगा, वो टेंडिंग टू जीरो कर रहा होगा। समझ में आ रही नहीं बात, जब मैंने उसे इंटरवल्स इनफाइनाइट इंटरवल्स में डिवाइड किया था, जब मैंने इसे इनफाइनाइट में डिवाइड कर दिया, तो जो डेल टी जो ये टाइम इंटरवल होगा वो टेंडिंग टू जीरो होगा, राइट। जब इसे मैंने ये था, ये ग्राफ था अगर,
तो इसे मैंने इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स में डिवाइड किया, तो जो ये टाइम गैप बन रहा होगा इन दोनों के बीच में, डेल टी जो बन रहा होगा, अगर मैं कोई सा भी उठाऊंगा 1 से लेकर n तक का कोई सा भी टाइम इंटरवल उठाऊंगा तो वो टेंडिंग टू 0 कर रहा होगा। तो इस वाले केस में डेल एक्स मेरा इसके इक्वल है, जहाँ पे n टेंडिंग टू इन्फाइनाइट है, डेल टी आई टेंडिंग टू 0 है। तो इस चीज़ को मैं लिख सकता हूँ सिग्मा ऑफ v इंटू डेल टी आई, वेयर आई मेरा 1 से लेके n तक जा रहा है, और इसमें लिमिट्स क्या है, लिमिट्स क्या है कि n तो मेरा इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर रहा है और डेल टी आई मेरा 0 की तरफ टेंड कर रहा है। इस एक्सप्रेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये बात समझ में आनी चाहिए सबको। तो ये मेरा क्या है, टोटल एरिया अंडर द ग्राफ डेल एक्स आ गया, ठीक है। तो एरिया अंडर द ग्राफ सम ऑफ रेक्टेंगल्स के इक्वल होगा, बेसिकली सम ऑफ रेक्टेंगल्स ये होंगे, ठीक है। यहाँ पे जब ये सब कुछ लिखा तो दो चीज़ होंगी कंडीशंस, कि एक तो मैंने रेक्टेंगल्स को इनफाइनाइट नंबर बना दिया होगा, एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी होगा, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स होंगे। और एक इसी बात से मुझे पता चला कि अगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स होंगे तो जो हर एक टाइम इंटरवल होगा डेल टी आई वो टेंडिंग टू 0 करेगा, हर एक टाइम इंटरवल 0 के बराबर 0 को टेंड कर रहा होगा, क्योंकि बहुत सारे रेक्टेंगल्स बन जाएंगे। तो टाइम इंटरवल टोटल t1 से लेके t2 तक, इसे मैं इनफाइनाइट पार्ट्स में डिवाइड करूँगा, तो हर एक टाइम इंटरवल कितना होगा, डेल टी आई जो होगा वो बहुत छोटा सा होगा। तो डेल एक्स जो होगा, जो मेरा बेसिकली डिस्प्लेसमेंट होगी, वो किसके इक्वल होगी, वो एरिया अंडर द कर्व के इक्वल होगी। एरिया अंडर द कर्व मैंने कैसे निकाला, रेक्टेंगल्स का सम करके निकाला, जो कि ये एक्सप्रेशन बनता है कि सिग्मा मतलब सम वी आई इंटू डेल टी आई, मतलब ये एक रेक्टेंगल का सम है, और 1 से लेके n तक मतलब n रेक्टेंगल्स का सम हो गया, और लिमिट क्या है, लिमिट है n टेंडिंग टू इन्फिनिटी और डेल्टा टी टेंडिंग टू 0, डेल्टा टी आई टेंडिंग टू 0। वेल डन। तो इसी एक्सप्रेशन को मैं लिख सकता हूँ, जो मेरा डेल एक्स है वो मेरा इक्वल है, इम्प्लाइज कर सकता हूँ कि v एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टाइम्स डी टी फ्रॉम t1 से t2। इससे मैं ऐसे जा सकता हूँ, ये इंटीग्रल का फंक्शन यहाँ पे आता है, बेसिकली समेशन। जब मैं इनफाइनाइट समेशन कर रहा हूँ इन सारी चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को जब समेशन करता हूँ तो मैं इंटीग्रल के टर्म्स में लिख सकता हूँ। अगर, और ये कैसा है, ये डेफिनेट इंटीग्रल है, ये क्या है, डेफिनेट इंटीग्रल है, t1 से टाइम t2 के बीच, t1 से t2 के बीच का इंटीग्रल है। तो वी टी इंटू डी टी, सिंपल है, वी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम है ऑफकोर्स, और डॉट डी टी, फिर ये है, क्योंकि हमें वी टी ग्राफ गिवन है तो वी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम गिवन है बेसिकली हमें, और टाइम्स डी टी, ये डेल टी का डी टी हो जाता है, और t1 से t2 इंटीग्रल। तो ये आपका आंसर आ गया। और सिमिलरली आप ये डेल एक्स को भी ऐसे कर सकते हो कि वो डी एक्स का इंटीग्रल है। ओके, तो आपको पता चल गया इंटीग्रल कहाँ पे यूज़ होता है। इंटीग्रल यूज़ होता है जब हम छोटी छोटी चीज़ों को समेशन करते हैं, इनफाइनाइट छोटी छोटी चीज़ों का समेशन करते हैं। तो एक हम ऐसे करते हैं, और लिमिट्स कैसे हैं, t1 और t2 क्यों है, क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रल था, हमें पता था हमें t1 और t2 के बीच का एरिया निकालना है। ओके, जहाँ पे हमें लिमिट्स की वन होती है वो डेफिनेट इंटीग्रल होता है। इनडेफिनेट इंटीग्रल क्या होता है, यही भी बता देता हूँ आपको। इनडेफिनेट इंटीग्रल क्या होता है, इनडेफिनेट इंटीग्रल को कैसे डिफाइन करते हैं एक तरीके से, इनडेफिनेट इंटीग्रल इज अपोजिट ऑफ डिफरेंशिएशन, या फिर एंटी डेरिवेटिव बोले तो, कि अगर हमें किसी का पता है कि अब मुझे पता है टी स्क्वायर को मैं डिफरेंशिएट करूँगा तो कितना आएगा, 2t आएगा। ये मुझे पता है ना कि अगर मैं डी टी को डिफरेंशिएट, जैसे टी स्क्वायर को डिफरेंशिएट करूँगा टाइम के रेस्पेक्ट में, तो मेरा 2t आएगा, राइट। तो 2t का इंटीग्रल, इनडेफिनेट इंटीग्रल क्या होगा, टी स्क्वायर होगा। कि अगर मैं 2t को क्या करूँगा, इंटीग्रेट करूँगा, तो मेरा टी स्क्वायर आना चाहिए। इससे ऐसे इंटीग्रल को, तो मैं ये कह सकता हूँ कि टी स्क्वायर का डिफरेंशिएटिव 2t है, या फिर 2t का इंटीग्रल टी स्क्वायर है। समझ में? तो ये इंडेफिनेट इंटीग्रल होता है, बेसिकली एंटी डेरिवेटिव, अपोजिट ऑफ डिफरेंशिएशन। कि हमें ये पता होता है कि इसको अगर मैं डिफरेंशिएट, जो हमारा आने वाला है कि मुझे टू टी का इंटीग्रल क्या होगा, टी स्क्वायर होगा। कैसे पता चलेगा कि जो आंसर आया अगर मैं उसको वापस डिफरेंशिएट मारूंगा तो मेरा ये आ जाना चाहिए, कि अगर मैं टी स्क्वायर को डिफरेंशिएट मारता तो ये आ जाना चाहिए, तो 2t। और जनरली जब भी हम ये करते हैं, जैसे ये मैं कहता हूँ कि 2t का इंटीग्रल मैं टी स्क्वायर कहता हूँ, क्यों कहता हूँ, इंडेफिनेट में बात कर रहा हूँ। ओके, 2t का इंडेफिनेट इंटीग्रल में कहता हूँ टी स्क्वायर है, क्यों कहता हूँ, क्योंकि टी स्क्वायर का अगर मैं डिफरेंशिएट मारूंगा तो 2t आएगा, पहली बात। दूसरी बात, मैं इसमें क्या करता हूँ, प्लस एक कांस्टेंट सी लगा देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कांस्टेंट का डिफरेंशिएटिव क्या होता है, 0 होता है, राइट। कांस्टेंट का अगर मैं इसका डिफरेंशिएटिव मारूंगा तो टी स्क्वायर प्लस सी, इसको मैं डिफरेंशिएट करता हूँ तो कितना आएगा, टी स्क्वायर का 2t आ जाएगा, सी का 0 हो जाएगा, तो सिर्फ 2t आंसर आएगा।
समझ में? तो इंडेफिनेट इंटीग्रल क्या होता है? इंडेफिनेट इंटीग्रल की बेसिक डेफिनेशन क्या है कि वो एंटी डेरिवेटिव है। बेसिकली किसी भी चीज़ का इंडेफिनेट इंटीग्रल निकालना है तो उसका मतलब है जो इंटीग्रल आएगा निकल के उसका अगर मैं डेरिवेटिव करूँगा तो आंसर मेरा वही आ जाना चाहिए जो मेरा जिससे मैं इंटीग्रल निकालना चाह रहा हूँ। ओके तो डेफिनेट इंटीग्रल अभी हमने एक क्वेश्चन में आपको करके दिखा दिया मैंने कि कैसे हम एरिया अंडर डी ग्राफ निकालते हैं। तो इंटीग्रल की बात ही इंटीग्रल की वहाँ से आती है। फिर डेफिनेट इंटीग्रल क्या होता है? एक लिमिट्स के बीच में होता है। इनडेफिनेट क्या होता है? बेसिकली एंटी डेरिवेटिव होता है। तो आपको थोड़ी थोड़ी इंटीग्रेशन की फीलिंग आने लगी होगी। इंटीग्रेशन की फीलिंग कैसे आती है? सम टाइप आती है कि छोटे छोटे पार्ट्स को समेशन कर दो तो वो क्या कहता है आपका इंटीग्रेशन वहाँ पे यूज़ होता है जब हम छोटे इनफाइनाइट चीज़ों को सम कर रहे होते हैं, बहुत छोटे छोटे इनफाइनाइट चीज़ों को सम कर रहे होते हैं और सच दैट कि एक लिमिट से लिमिट के बीच में। ओके अभी हो सकता है इतना क्लियर ना हो, एक आध क्वेश्चन करेंगे तो क्लियर होगा। क्वेश्चन करने से पहले जैसे हमने डिफ्रेंशिएशन में किया था कि थोड़े बहुत हमने क्या करे थे कि डिफ्रेंशिएशन सीखे थे कि बेसिक डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, ऐसे ही हम सीखेंगे। तो अगर y एज ए फंक्शन ऑफ एक्स एन है, y इक्वल्स टू एक्स एन दे रखा है तो इसका मैं इंटीग्रल करूँगा। अगर मैं y डॉट डी एक्स करूँगा, y डॉट डी एक्स, ओके तो क्या होगा? वो होगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स एन डॉट डी एक्स। ओके तो वो किसके इक्वल होगा? वो इक्वल होगा एक्स की पावर n प्लस वन, पावर एक एडअप हो जाएगी डिवाइडेड बाय n प्लस वन। ओके और ये अगर वो है आपका इंडेफिनेट की बात करूँ तो प्लस का एक कांस्टेंट हम लगा देते हैं साथ में। तो y इक्वल्स टू एक्स प्लस एन। तो अगर मैं y का डिफ्रेंशिएट करता हूँ विद रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ सॉरी, y का इंटीग्रल करता हूँ विद रिस्पेक्ट टू x तो क्या आएगा? इंटीग्रेशन ऑफ y डॉट डी एक्स का इंटीग्रल इक्वल्स टू y की जगह क्या डाला? एक्स एन डाला डॉट डी एक्स का इंटीग्रल। तो ये ऐसे आ गया। ओके सेकेंड इंटीग्रल क्या है? अगर मेरा y जो है फंक्शन ऑफ x है वो क्या है? 1/x है। तो मैं अगर y डॉट डी एक्स का इंटीग्रल करता हूँ तो वो किसके इक्वल होगा? वो इंटीग्रल होगा डी एक्स बाई एक्स का इंटीग्रल होगा। तो वो क्या होता है? वो ln x और प्लस कांस्टेंट तो इंडेफिनेट है तो इसलिए लगा देता है। ओके थर्ड है कि अगर मैं y इक्वल्स टू साइन एक्स, y अगर मेरा साइन एक्स है तो y डॉट डी एक्स के का इंटीग्रल करूँगा अगर मैं तो किसके इक्वल होगा? इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स डॉट डी एक्स के इंटीग्रल के इक्वल होगा। तो साइन एक्स का इंटीग्रल होता है माइनस का कॉस एक्स, माइनस का कॉस एक्स प्लस का सी हम लगा ही देते हैं। फोर्थ y इक्वल्स टू कॉस एक्स है अगर तो मैं इंटीग्रल करूँगा y डॉट डी एक्स का इंटीग्रल करता हूँ अगर मैं तो इंटीग्रल आता है कॉस एक्स डॉट डी एक्स का। तो किसके इक्वल होगा? प्लस के साइन एक्स के, प्लस के साइन एक्स प्लस सी कॉन्स्टेंट हम लगा ही देते हैं। फिफ्थ है ए रेस्ट वाई इक्वल्स टू ए रेस्ट टू पावर एक्स, ए कोई कांस्टेंट है बेसिकली, ए रेस्ट टू पावर एक्स। तो वाई डॉट डी एक्स करूँगा इंटीग्रल अगर मैं तो इंटीग्रल ऑफ ए रेस्ट टू पावर एक्स डॉट डी एक्स आएगा। तो ये कितना आंसर आता है? ए एक्स डिवाइडेड बाई ए एल एन ए, सॉरी एल एन ए प्लस का सी, ए एक्स डिवाइडेड बाई एल एन ए प्लस सी सम कांस्टेंट। उसके बाद नेक्स्ट करते हैं y इक्वल्स टू ई की पावर x। तो इंटीग्रेशन ऑफ y डॉट डी एक्स कितना होगा? इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर x डॉट डी एक्स के इक्वल होगा जो कि किसके इक्वल होगा? ई की पावर x के इक्वल ही होगा प्लस कांस्टेंट हम लगाई देते हैं। तो ये सब क्या थे? इंडेफिनेट इंटीग्रल थे। तो आप यहाँ से देख भी सकते हो इनमें से आप किसी का भी क्या करोगे अगर डिफ्रेंशिएट करोगे तो आंसर आपका सिंपल ही आ जाएगा। जैसे एक्स रेस्ट पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाई एन प्लस वन प्लस कॉन्स्टेंट, इसको डिफ्रेंशिएट करो तो क्या आएगा? एक्स की पावर जो भी होती है वो बाहर आ जाती है डिफ्रेंशिएट करने पे तो एन प्लस वन, ओके और फिर एक कम हो जाता है तो एक्स की पावर एन आ जाएगी। कांस्टेंट का आंसर जीरो होगा। ए वाला एन प्लस वन से जो एन प्लस वन बाहर आया था वो कट जाएगा तो सिर्फ एक्स रेस्ट पावर एन बचेगा। देखो इसका डिफ्रेंशिएट करके ये आ गया। तो ये इंडेफिनेट का तरीका है। एल एन एक्स का अगर आप डिफ्रेंशिएट करते हो क्या आता है? 1/x आता है तो 1/x आ गया। कांस्टेंट का तो जीरो हो जाता है। माइनस का कॉस एक्स, कॉस एक्स का आप डिफ्रेंशिएट करते हो तो क्या आता है? माइनस का साइन एक्स आता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो साइन एक्स। साइन एक्स का डिफ्रेंशिएट करते हो तो क्या आता है? प्लस का कॉस एक्स तो प्लस का कॉस एक्स। ए रेस्ट टू पावर एक्स डिवाइडेड बाई एल एन ए, इसका आप डिफ्रेंशिएट करते हो तो ए रेस्ट टू पावर एक्स का डिफ्रेंशिएट करते हो तो क्या आता है? ए रेस्ट टू पावर एक्स का आप डिफ्रेंशिएट करते हो तो आता है ए रेस्ट टू पावर एक्स मल्टीप्लाइड बाई एल एन ए आता है। तो मल्टीप्लाइड बाई एल एन ए से ये डिवाइड बाई एल एन ए कट जाएगा तो सिर्फ क्या बचेगा? ए रेस्ट टू पावर एक्स बचेगा। प्लस का कांस्टेंट वाला डिफ्रेंशिएट करोगे तो जीरो आएगा। ऐसे आप ई रेस्ट टू पावर एक्स प्लस सी का डिफ्रेंशिएट करोगे तो ई रेस्ट टू पावर एक्स का डिफ्रेंशिएटिव भी ई रेस्ट टू पावर एक्स ही होता है और सी काट जाएगा
तो आपका सी रेस्ट पावर एक्स आ जाएगा। तो आपने देखा ये सब क्या था, इंडेफिनेट इंटीग्रल थे कुछ बेसिक। तो मैंने आपको ये दिखाया कि इंडेफिनेट इंटीग्रल बेसिकली क्या होते हैं, आपके एंटी डेरिवेटिव होते हैं। तो ये आपको ये थोड़े बहुत फॉर्मूले याद रखने पड़ते हैं इंटीग्रल के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो ये आपको मतलब ये भी दिखा दिया है ना कि एंटी डिफरेंशिएटिव कैसे हैं ये, एंटी डिफरेंशियल कैसे हैं ये, और क्या फॉर्मूला है वो आपको याद होगा। वेल डन। तो अगर रूल्स की बात करते हैं तो अगर y इक्वल्स टू ए सम कांस्टेंट टाइम एफ एक्स है, फंक्शन ऑफ एक्स है, और मैं y डॉट डी एक्स का इंटीग्रल करता हूँ तो क्या होता है, वो होता है इंटीग्रल ऑफ a डॉट ए मल्टीप्लाइड बाई एफ एक्स इंटू डी एक्स का इंटीग्रल। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, जो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाता है, तो एफ एक्स डॉट डी एक्स। तो ये हमारा एक रूल है जहाँ पे हमारा जो कांस्टेंट है वो मैं दिखा रहा हूँ, अगर कांस्टेंट मल्टीप्लाइड में है फंक्शन के साथ तो जब इंटीग्रल करूँगा तो कांस्टेंट बाहर जाएगा। दूसरा रूल क्या है, दूसरा रूल है कि अगर y इक्वल्स टू मेरा सम एफ एक्स प्लस जी एक्स, दो फंक्शंस का सम है, तो जब मैं इंटीग्रल ऑफ y डी एक्स करूँगा, इंटीग्रल करूँगा y का x के रेस्पेक्ट में डी एक्स के रेस्पेक्ट में, तो कितना आएगा, इंटीग्रल ऑफ ब्रैकेट एफ एक्स प्लस जी एक्स ब्रैकेट डॉट डी एक्स। ठीक है, तो इसे मैं कह सकता हूँ इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डॉट डी एक्स प्लस इंटीग्रल ऑफ जी एक्स डॉट डी एक्स। तो बेसिकली जो समेशन होता है, अगर दो फंक्शन का इंटीग्रल का सम कर रहा हूँ, दो फंक्शन है जो कि सम वाले उसमें रेस्पेक्ट में, और उसका टोटल का इंटीग्रल कर रहा हूँ, तो बेसिकली उनके इंडिविजुअल के इंटीग्रल के सम के इक्वल होता है। ये दो रूल हो गए। एक आप ये भी देख सकते हो कि अगर आपका y इक्वल्स टू एफ एक्स की जगह क्या है, एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी है बेसिकली। तो जैसे हमने अभी पीछे अगर बात करी थी कि x रेस टू पावर n है, तो उसकी जगह अगर मैं कहता हूँ कि फंक्शन है x की जगह ए एक्स प्लस बी रेस टू पावर n, तो इसका इंटीग्रल एक्स रेस टू पावर n का इंटीग्रल करता था एक्स रेस टू पावर n प्लस वन डिवाइडेड बाई n प्लस वन प्लस सी। इसका एक्स रेस टू पावर n का इंटीग्रल ये आता है, इंटीग्रल ऑफ y डॉट डी एक्स, राइट। तो यहाँ पे जो इंटीग्रल आएगा वो आएगा ए एक्स रेस टू पावर बी ऐसी रहेगा, n प्लस वन ये ऐसी रहेगा, ये n प्लस वन ऐसी रहेगा। तो बेसिकली पहले तो नॉर्मल इंटीग्रेट हो गया, मल्टीप्लाइड बाय वन बाई ए, जो भी x का क्या है कोफिशिएंट है उससे मल्टीप्लाई कर दो वन बाई ए, तो x का कोफिशिएंट मतलब डिवाइड कर दो बेसिकली, प्लस का c अलग जो आएगा वो आएगा ही। तो ये क्या रूल है, ये रूल है कि आपका अगर ए एक्स प्लस बी है तो आपको a से डिवाइड, जो x का कोफिशिएंट है उससे डिवाइड करना है बेसिकली। तो ये हर एक जो भी हमने पीछे 6 अभी केस करे थे, 6 जो अभी आपको डिफरेंशिएट इंटीग्रल के दिखाए थे, तो हर एक जगह पे जहाँ पे भी ए एक्स प्लस बी है तो आप उसे वन बाई एक्स से डिवाइड कर सकते हो, ए के बेसिकली कोफिशिएंट से, एक्स के कोफिशिएंट से डिवाइड कर सकते हो, पूरा बाकी सेम रखना है। एक्स को मैंने ए एक्स प्लस बी से रिप्लेस कर दिया, बाकी सेम ही रहा, एन प्लस वन की पावर एन प्लस वन से डिवाइड, बस क्या चेंज हो गया, एक तो एक्स को मैंने ए एक्स प्लस बी से चेंज कर दिया, वो तो कॉमन सेंस ही है। दूसरी ये वाली बात है कि वन बाई ए से वो हो जाएगा डिवाइड। इसे आप ऐसे भी देख सकते हो कि जब आप इसका एंटी डेरिवेटिव करोगे इस पूरे का, तो एक्स रेस टू पावर तो ये आएगा ए एक्स रेस टू पावर एन प्लस बी आएगा। कैसे, जब आप इसका डेरिवेटिव करोगे तो कितना आएगा, एन प्लस वन तो बाहर ही निकल जाएगा, तो उससे तो ये कट ही जाएगा, तो ए एक्स प्लस बी की पावर एन आ जाएगा। और प्लस जब डिफरेंशिएट करते हैं तो चेन रूल लगाते हैं, तो ए एक्स प्लस बी को और डिफरेंशिएट करूँगा तो मल्टीप्लाइड बाय क्या आएगा, ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएटिव बी का 0 हो जाएगा और ए एक्स का सिर्फ ए बचेगा, तो मल्टीप्लाइड में एक ए आएगा, तो वो ए इस डिवाइडेड बाय ए वाले को कैंसिल कर देगा, तो सीधा सीधा बस कितना बचेगा, ए एक्स प्लस बी की पावर एन बचेगा। तो ये हमारे क्या हो गए, डिफरेंशिएशन। तो ये इंटीग्रेशन के कुछ बेसिक फॉर्मूले हो गए कि आप जब कांस्टेंट बाहर होता है, ए डॉट एफ एक्स होता है तो क्या करते हो, प्लस में होता है एफ एक्स प्लस जी एक्स तो क्या करते हो, और अगर फंक्शन कुछ एक्स की जगह ए एक्स प्लस बी के फॉर्म में होता है तो क्या करते हो, तो वन बाई ए से कोफिशिएंट ऑफ एक्स से आप डिवाइड कर देते हो। वेल डन। तो ये लेक्चर ख़त्म करने से पहले एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं। मुझे एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम गिवन है 3t² माइनस 4t। ओके, मुझे और क्या गिवन है, मुझे गिवन है v एट टाइम t इक्वल टू 0, वेलोसिटी टाइम t इक्वल टू 0 पे मुझे गिवन है -2 मीटर पर सेकेंड। मुझे पोजीशन एट टाइम t इक्वल टू 0 गिवन है -3 मीटर। तो मुझे ये 3 इन्फॉर्मेशन गिवन है। मुझे एक्सेलरेशन गिवन है कि वो टाइम के साथ कैसे वेरी कर रहे हैं। देखा, तो अभी तक हमारे मोशंस में क्या होता था, एक्सेलरेशन या तो कांस्टेंट होता था या फिर 0 होता था। अब एक्सेलरेशन भी टाइम के साथ कुछ वेरी करने लगा, तो आपको समझ में आया ना, क्वेश्चन कुछ कॉम्प्लिकेटेड होने लगे। इंटीग्रल की बात जनरली जब होती है जब हम एक्सेलरेशन कुछ टाइम के साथ वेरी कर रहा होता है, और ना इंटीग्रल की लाइक नॉर्मल केसेस में तो हमारा सीधा फॉर्मूला से आंसर निकल जाता है। ओके, तो क्या है, अब ये इंटीग्रल हमारा कुछ
वेरी कर रहा है टाइम के साथ, 3t² माइनस 4t। मुझे वेलोसिटी जीरो टाइम जीरो पे गिवन है, पोजीशन टाइम जीरो पे गिवन है, तो मुझे वेलोसिटी एज ए मुझे क्या निकालना है, मुझे वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकालना है, मुझे पोजीशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकालना है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि हम ऐसे कैसे जाते हैं, xt से vt कैसे जाते हैं, डिफ्रेंशिएट करके कि v इक्वल्स टू dx/dt होता है। vt से at कैसे जाते हैं, अगेन डिफ्रेंशिएट करके, एक्सलेशन क्या होता है, dv/dt होता है। ये हमें नॉर्मल डिफरेंशिएशन का पता था। अब मुझे at से vt जाना है, vt से xt जाना है। ओके, तो अब कैसे जाएंगे, अब जाएंगे इंटीग्रेट करके। कैसे इंटीग्रेट करके, जो मेरी देखते हैं हम तो कैसे जाएंगे। तो मुझे क्या पता है, मुझे एक्सलेशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम पता है, 3t² माइनस 3t होता है, 40 सॉरी, ये मुझे क्वेश्चन में गिवन है। तो मैं इस at को क्या लिख सकता हूँ, dv/dt लिख सकता हूँ। एक्सलेशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम को मैं dv/dt लिख सकता हूँ। तो सबको क्लियर है? ओके, वो किसके इक्वल होगा, वो 3t² माइनस 4t के इक्वल होगा। यहाँ तक सबको क्लियर है? यहाँ तक मैंने कुछ भी नहीं किया। a एज ए फंक्शन ऑफ टाइम को मैंने dv/dt लिखा है, जो कि हमें पता है डिफरेंशिएशन के रूल से कि ये सच बात है। ओके, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस डेल dt को उधर ले जाते हैं। तो ये क्या बचेगा, dv बचेगा, स्मॉल dv इक्वल्स टू 3t² माइनस 4t बचेगा। तो ये क्या है, एक फंक्शन ऑफ t है एक तरीके से, इंटू dt ये होगा। अब मैं अगर करता हूँ इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड में मैं इंटीग्रेट करता हूँ। इंटीग्रेट का मतलब होता है सम करता हूँ। तो डी वी एक छोटा सा पार्ट है, इसे मैं अगर इंटीग्रेट करता हूँ तो मेरे पास डी वी का इंटीग्रेशन आएगा v, है ना। अगर मैं, क्यों आएगा v, क्योंकि ये क्या है, v⁻0 है। एक सेकेंड, अगर मैं डी वी से पहले 1 मान लेता हूँ तो 1 क्या होता है, v⁻0, किसी भी की पावर 0 1 होती है ना, तो ये v⁻0.dv कह सकता हूँ इसे मैं। और इसे जब मैं इंटीग्रेट करूँगा तो अभी मैंने लास्ट में क्या सीखा कि पावर को बढ़ा दो तो 0 + 1 कर दो डिवाइडेड बाय 1, तो v बचेगा सिर्फ। ओके, और इसे इधर इंटीग्रेट करूँगा, इधर इंटीग्रेट करूँगा तो क्या होगा, 3t² का इंटीग्रेट करते होगा 3t, 3 तो नॉर्मल ना, मतलब क्या होगा, 3t².dt, सॉरी 3t².dt का इंटीग्रल माइनस 4t.dt का इंटीग्रल। ये वाला रूल आपको लगा दिया कि आप अगर बीच में एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन होता है तो नॉर्मल हम अलग अलग इंटीग्रल कर सकते हैं। उसके बाद इसका इंटीग्रल कैसे करेंगे, कांस्टेंट बाहर निकाल सकते हैं, 3 बाहर आ गया, इंटीग्रल ऑफ t².dt बचा, माइनस 4 बाहर आ गया, इंटीग्रल ऑफ t.dt बचा। ओके, अगला पॉइंट कैसे करेंगे, 3 ऐसी रहा, t².dt का इंटीग्रल करेंगे तो कितना आएगा, सॉरी टी की क्यूब पावर बढ़ा दी, 2 + 1 कर दी, डिवाइडेड बाई 3, माइनस का इसे ऐसे करेंगे तो 4, टी की पावर 1 है बढ़ा दी तो t² डिवाइडेड बाई 2। ओके, और प्लस का एक कांस्टेंट हम लगा देते हैं, हर एक केस में हम लगाते हैं कांस्टेंट जब हम इंडिपेंडेंट इंटीग्रल करते हैं। तो v की वैल्यू इतनी आ गई, 3 से 3 कट गया, 2 से 2 कट गया, तो v कितना आया, t³ माइनस 2t² प्लस का c। यहाँ तक होप सो सबको क्लियर हुआ कि मैंने क्या क्या कैसे इंटीग्रेट करते हैं, वो मैंने आपको सिखाया कि आपको इस एक्सप्रेशन तक पता था dv/dt क्या होता है, 3t² माइनस 4t होता है, dt डिवाइडेड बाय है, उधर ले जा सकते हैं तो dt इधर आ गया, तो एक साइड dv है एक साइड dt है। अब दोनों साइड अगर इंटीग्रेट करेंगे तो इधर क्या होगा, लाइक इधर बेसिकली ये होगा ना, मैंने y एज ए फंक्शन ऑफ x कुछ दे रखा है, y एज ए fx कुछ दे रखा है। ओके, तो y.dx का इंटीग्रल इसको fx.dx का इंटीग्रल। तो ये बेसिकली ft.dt का इंटीग्रल हो रहा है। ठीक है, तो ये हो गया, v.dv इधर है, v की पावर 0 है ये, मतलब ये v की पावर 0 कहाँ से आई, समझ में आ रहा है ना, v की पावर 0 मैंने क्यों लिखी भाई, इधर dv था इधर सिर्फ dt था, दोनों साइड इंटीग्रेट किया, तो फिर मैंने आपको दिखाने के लिए दिखाया कि इंटीग्रेशन ऑफ dv v आया, कैसे आया कि मैं यहाँ पे 1 था, 1 मान सकता हूँ ना, 1 तो लाइक मान ही लेते हैं ना, 1 मल्टीप्लाइड बाई dv था, और 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, v की पावर 0 लिख सकता हूँ, तो v की पावर 0.dv था। तो ये v की पावर 0 को जब इंटीग्रेट करूँगा तो पावर बढ़ाता हूँ, 0 + 1 करता हूँ, तो 0 + 1 मतलब क्या होगा, v की पावर 1 होगी डिवाइडेड बाय 1, तो नॉर्मल, तो ये v बचेगा इधर सिर्फ, और इधर इंटीग्रेट करूँगा तो आपको ये आ जाएगा 3t² का आ जाएगा 3t³ बाई 3, 3t³ बाई 3, और 4t का जाएगा 4t² बाई 2, 4t² बाई 2, और प्लस एक कॉन्स्टेंट, तो इतना आ गया। अब ये कांस्टेंट की वैल्यू कैसे निकलेगी, कांस्टेंट की वैल्यू से निकलेगी क्योंकि मुझे टाइम जीरो पे मुझे वेलोसिटी दे रखी है -2, तो अगर मैं 0 की वैल्यू टाइम को यहाँ पे 0 डालूंगा तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो v आ जाएगा, v की जगह क्या आएगा -2, तो c की वैल्यू कितनी आ गई, c की वैल्यू वहाँ से -2 आ गई, तो v कितना आ गया, t³ माइनस 2t² माइनस का 2। अब v को मैं क्या लिख सकता हूँ, dx/dt लिख सकता हूँ,
हाँ जी लिख सकता हूँ, टी क्यूब 2t² माइनस का 2। तो इसको अगर मैं अब इंटीग्रेट करता हूँ, ये dt इधर ले जाता हूँ, dt इधर ले जाता हूँ, ओके, और दोनों साइड इंटीग्रेट कर देता हूँ। तो dx का इंटीग्रेशन कितना होगा, x होगा, नॉर्मल जैसे अभी मैंने dv का इंटीग्रल किया तो v आया, ऐसे ही वहाँ पे यहाँ पे dx का इंटीग्रल करूँगा तो x आएगा। इधर इंटीग्रेट करता हूँ, ये कितना आएगा, t⁴/4 टी क्यूब का इंटीग्रल माइनस 2t³ 3 माइनस 2t प्लस c, t³ का इंटीग्रल t⁴/4 2t² का इंटीग्रल माइनस का 2t³ 3, ये कितना था 2t² का इंटीग्रल आया 2t³ 3, सॉरी, माइनस का 2 का इंटीग्रल आया माइनस का 2t, और प्लस एक कांस्टेंट हम लगा देते हैं। अब मुझे x इसको 0 पे आंसर पता है, x टाइम इसको 0 पे मुझे x की पोजीशन पता है -3 है, तो टाइम 0 डालूंगा 0 0 0 हो जाएगा, ये x की वैल्यू कितनी आ गई -3, तो c की वैल्यू कितनी आ गई -3। तो ये मेरा आ गया x एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। तो वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम और x एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दोनों हमारे यहाँ से आ गए। तो ये हमारा क्या था, ये केस था एक जहाँ पे हमने एक्सेलेरेशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम हमें गिवन था, वेलोसिटी और पोजीशन मुझे टाइम इसको 0 पे गिवन थी, और मैंने वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम और x एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, पोजीशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकाला यूजिंग इनडेफिनेट इंटीग्रल। नेक्स्ट केस में मैं आपको दिखाऊंगा कैसे निकालते हैं यूजिंग डेफिनेट इंटीग्रल। इसी क्वेश्चन को हम डेफिनेट इंटीग्रल से करेंगे लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।